ओके सो हमारी डिस्कशन चल रही थी स्पॉट मार्केट स्ट्रक्चर पे, जिसमें हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि स्पॉट मार्केट क्या होती है। ठीक है। फिर हमने उसमें कहा कि स्पॉट मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके से वर्कआउट होता है, जिसकी हमने एग्जांपल देखी कि जो है किस तरीके से फंड्स ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके से आपकी जो है एक्सचेंज रेट आपकी ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करता है। कि एक चीज़ आपके लिए जो है बेनिफिशियल थी, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हो करेंसी में, उस वक्त जो है जो ट्रांजैक्शन रेट चल रहा होगा आपको तो वही पैसे मिलेंगे। लेट से आपके भाई ने आपको जो है $10 भिजवा दिए या जो है $100 भिजवा दिए, और उस वक्त जो है रेट ₹100 चल रहा था एक्सचेंज रेट। ठीक है, $1 के मुकाबले में ₹100 थे, तो आपको जो है क्या मिलने थे कि उसी हिसाब से मिलना था। लेकिन अब वो जो है वो 90 हो गया है, तो फिर आपकी जो है पेमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। अगर वो जो है 110 120 हो गया है तो पेमेंट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके मार्केट में अप एंड डाउन चलती रहती है। और वो क्यों चलती है? क्योंकि आपके पास जो है स्पॉट मार्केट रेट चलता है कि ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा होगा वो इसी हिसाब से करेंगे, जैसे आपके गोल्ड में भी होता है। ठीक है, कि गोल्ड में क्या होता है, यही सिस्टम तो चलता है वहां पे आपके, कि जब आप जो है क्या करते हो, गोल्ड परचेज कर लेते हो, उस वक्त जो रेट होगा वो उसी के हिसाब से आपको देंगे। जब आप उसको सेल आउट करोगे उसी दिन उस टाइम जो रेट चल रहा होगा वो उसी हिसाब से जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो कहता है कि if a bank begins to experience shortage in particular currency, it can purchase that currency from other banks. So हमने प्रीवियसली कहा कि आपके पास जो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर हर बंदा जो है वो क्या करे कि वो यूरोज में ही एक्सचेंज करना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, बैंक के पास तो अब वहां पे कोई उसकी फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई कि वो नोट छापता रहेगा, यूरोज छापता रहेगा। तो वो जो है उसके पास शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। तो जब इसके पास शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है एक खास मखसूस किस्म के फॉरेन करेंसी की, तो वो क्या करता है कि वो दूसरे बैंक से परचेज करता है। And this trading between banks occurs what is often referred to as interbank market। और इस मार्केट को फिर इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है कि जब दो बैंक्स आपस में जो है वो करेंसीज का ट्रेड करते हैं, परचेज करते हैं या सेल आउट करते हैं, उसको हम इंटरबैंक कहते हैं। Within this market, banks can obtain quotes and they can contact brokers who sometimes act as intermediaries, matching one bank desiring to sell a given currency with another bank desiring to buy that currency। ठीक है, फिर आपके पास जो है क्या हो जाता है कि बैंक जो है वो कोट्स लेते हैं, उसकी जो है प्राइसेस लेते हैं कि जी आप कितने का में सेल आउट करोगे, क्या रेट्स चल रहे हैं। ठीक है, या जो है वो क्या कर लेते हैं कि मार्केट में जैसे आपके पास एजेंट्स अवेलेबल होते हैं तो वो एजेंट्स का सहारा ले लेते हैं, उनके पास जो है पड़ा होता है, उनके पास जो है कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो पता होता है कि कौन से बैंक के पास कितनी अमाउंट में मौजूद है, तो वो उनके दरमियान जो है एज अ थर्ड पार्टी रोल परफॉर्म करता है और उनको कनेक्ट करता है, लिंक आउट करने की कोशिश करता है। तो वो उसके साथ जो है कनेक्ट होके उनके साथ जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि यार हमें जो है इतनी करेंसी चाहिए। वो जो है उसको डिजायरिंग बंदा बताता है जो बैंक जो है रेडी हो अपने करेंसीज को सेल आउट करने के लिए। सो कहता है कि अबाउट 10 foreign exchange brokerage firms handle much of the interbank transaction volume. Other intermediaries also serve the foreign exchange market. Some other financial institutions, such as securities firms, can provide the same services described in the previous example. In addition, most major airports around the world have foreign exchange centers where individuals can exchange currencies. ठीक है, कि कहता है किस तरीके से आपके पास जो है 10 ऐसी जो है मेजर आपके पास जो है ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं जो आपके इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करती है, कि वो आपस में बैंक्स को कनेक्ट करती है, बैंक को बताती है कि जी एक बैंक को, लेट से ए बैंक को जो है यूरोस की जरूरत है, तो वो इसके साथ एजेंट को कॉल कर लेते हैं, एजेंट को कहते हैं कि जी मुझे जो है 10 यूरो चाहिए या 500 यूरो चाहिए, 50 यूरो चाहिए। वो उसके लिए अरेंज करके उसको प्रोवाइड कर देता है अपनी जो है कॉस्ट पे, अपने जो है फीस पे। तो कहता है कि आपका अगर देखो तो ये नहीं है सिर्फ कि हम जो है इसको एक्सचेंज मार्केट्स और बैंक के साथ देख लें। आप जो है एयरपोर्ट चले जाओ, वहां पे भी आपको जो है ब्रोकर्स या एक्सचेंज सेंटर्स नजर आएंगे। ठीक है, जो आपकी करेंसी को वहीं पे एक्सचेंज करके देते हैं, बजाय इसकी कि आप जो है सराफा बाजार और वहां पे फारो। ठीक है, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट जाते हो, आपको याद आ जाता है ओहो मैंने तो करेंसी को एक्सचेंज नहीं किया। वो वहां पे जाते हो, आप उसको कहते हो कि मुझे जो है करेंसी एक्सचेंज करनी है, वो आपको वहीं पे उसी मौके पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। So कहता है कि in many cities there are retail foreign exchange offices where tourists and other individuals can exchange currencies। और सिटीज में आपके पास जो अपने रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसेज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो है मनीग्राम और डिफरेंट किस्म के जो है ऑफिसेज बने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।
मोस्टली जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं तो अब वो मुल्क के बारे में कहाँ जानते हैं कि जी आपके पूरे मुल्क में वो जो है बैंक ढूंढे या वो करे। तो वो क्या कर लेते हैं कि वो जो है डायरेक्टली उसका नाम सर्च कर लेते हैं गूगल में, गूगल उसको मैप पे बताता है कि यहाँ पे आपको जो है एक्सचेंज मार्केट्स मिल सकती है, यहाँ पे ओवर द काउंटर सेलिंग हो रही है, आप जाओ वहां से ट्रेड कर सकते हो। तो उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड हो जाती है। So कहते हैं कि some MNCs rely on online currency trader that serve as an intermediary between MNC and member banks. One popular online currency trader is Karinex, which conducts more than $300 million in foreign exchange transactions per day. If an MNC needs to purchase a foreign currency, it logs on and specifies its order. Karinex relays the order of to various banks that are members of its system and are allowed to bid for others. When Karinex relays the order, member banks have a short time, such as 25 seconds, to specify a code online for the currency that the customer MNC desires. ठीक है कि फिर अब MNC जो है तो MNC की जब ट्रांजेक्शंस होंगी तो वो तो इतने कम में नहीं होगी। ठीक है, उसको तो एट अ टाइम मुल्क डिफरेंट मुल्कों से डिफरेंट जगहों से उसको पेमेंट्स आ रही है। लेट्स से अब मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स सिर्फ पेशावर में ही तो नहीं बैठा हुआ, बल्कि मैकडोनल्ड्स क्या है कि पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में है, लाहौर में है और आपकी डिफरेंट सिटीज में बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो अब पूरे पाकिस्तान से मजमूई तौर पे जो अमाउंट उसके पास जाएगी वो करोड़ों में होगी। ठीक है, सो जब वो करोड़ों में अमाउंट होगी तो वो जो है एक बैंक के पास तो नहीं है अवेलेबिलिटी उसकी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं फिर इंटरनेशनली जो है वहाँ पे अपने जो है ऑनलाइन एक करेंसी मार्केट बनाई गई है, जहाँ पे जो है सेलर्स अवेलेबल होते हैं करेंसी ट्रेड करने के लिए। ये जो है 25 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो उसको जो सेलर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम आपको इतने जो है करेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो उसको जो है वहां से डायरेक्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन करके वहां से वो करेंसीज निकाल लेता है। कहते हैं उसके लिए जो है सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग मार्केट है दैट इज करेनेक्स। कहते हैं कि then Karinex displays the codes on a screen ranked from highest to lowest. The MNC has about 5 seconds to select one of the codes provided and the detail is completed. The deal is completed. This process is much more transparent than traditional foreign exchange market transactions because the MNC can review codes of many competitors at one time. By enabling the MNC to make sure that it does not overpay for a currency, this system enhances the MNC value. कि इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ठीक है, सबके रेट सामने आ जाते हैं, बंदे को ये नहीं होता कि अच्छा इसने मुझे महंगा भेज दिया या इसने जो है सस्ता है इसके पास, तो वो सारे रेट्स मौजूद होते हैं। जिसका रेट उसको पसंद आ जाता है मार्केट में वो डायरेक्टली उसके साथ 5 सेकंड के अंदर डील कंफर्म कर देता है। तो वो फ्रॉड या ओवर पेमेंट्स और उसके जो है मसलों से निकल जाता है और हर बंदा जो है क्या करता है कंपटीशन के तौर पे जो है अपनी कोटेशंस अच्छी तरीके से मार करने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो एमएनसीज जो है वो सिक्योर रहते हैं, उनकी पेमेंट्स और उनकी जो है जो रिटर्न्स होते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। सो कहते हैं कि यूज ऑफ डॉलर इन द स्पॉट मार्केट, आपकी जो है डॉलर किस तरीके से स्पॉट मार्केट में जो है इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि डॉलर्स में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल होती हैं आपके। तो कहते हैं कि many foreign transactions do not require an exchange of currencies but allows a given currency to cross country borders. For example, the US dollar is commonly accepted as a medium of exchange by merchants in many countries, especially in countries such as Bolivia, Indonesia, Russia, and Vietnam, where the home currency is either weak or subject to foreign exchange restrictions. ठीक है, कहता है कि फिर कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पे उन्होंने जो है अलाउ किया होता है कि ठीक है आप हमारी करेंसी जो है नहीं परचेज कर सकते तो आप जो है डॉलर में ट्रांजेक्शन कर लो, वो लोग डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बोलीविया वगैरह की एग्जांपल दी, आप जो अफगानिस्तान चले जाते हो तो आपके पास डॉलर है तो अफगानिस्तान में आपको जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डॉलर्स में भी आपके साथ डील करेंगे क्योंकि उनकी अपनी करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, सो वो जो है या उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की तरफ से, तो वो जो है उसकी वजह से कहता है कि ठीक है आप जो है क्या कर सकते हो कि आप जो है जो डॉलर्स आपके पास मौजूद है उसमें भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। Many merchants accept US dollars because they can use them to purchase goods from other countries. The US dollars is the official currency of Ecuador, Liberia, and Panama. Yet the US dollar is not a part of every transaction. Foreign currencies can be traded for each other. For example, a Japanese firm may need British pounds to pay for imports from the United Kingdom. ठीक है कि वहाँ पे जो है जो मर्चेंट्स होते हैं, ताजर होते हैं, जो आपके साथ परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यूएस वगैरह से सामान मंगवा रहे होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे चल रही होते हैं। तो वो कहता है कि यार बजाय इसके कि अब मैं यहाँ से अपनी करेंसी में से कन्वर्ट कराऊँ और फिर जाके वहाँ पे दोबारा दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराऊँ, तो इससे बेहतर है कि मैं जो है दोनों फैसिलिटीज एट अ टाइम प्रोवाइड करूँ। आप जिसमें डील कर रहे हो उसी में मुझे फैसिलिटेट कर ले। तो वो जो है जैसे अब इक्वेडर और वो हो गए तो वो सारा का सारा ऑफिशियली जो है डॉलर्स में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे आपके जो मैंने अफगानिस्तान की एग्जांपल दी तो वो
बैंक उसमें जो है वो क्या करते थे, थ्रू आउट जो डॉलर्स में ट्रांजेक्शन हो रही थी, कुछ जो आपके पास अफगान है उसमें हो रही थी, लेकिन अब वो अफगान में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे आपके पास सिचुएशंस जो है कंट्रीज की पीक होती है, तो वो वहाँ पे इसको भी, डॉलर्स को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन सिर्फ डॉलर ही आपके पास नहीं है, एक ऐसा सोर्स जिसको आप कहो कि बस डॉलर्स ही जो है बड़े स्ट्रॉन्ग है और हर बंदा जो इसके लिए बैठा हुआ है। अब एक बंदा जो है जापानीज है, वो क्या करता है कि यूके से कुछ सामान मंगवा रहा है, तो अब यूके को तो पाउंड देगा, ठीक है, डॉलर तो नहीं देगा। वो कहेगा कि मुझे डॉलर को क्या करना है, मुझे अपनी करेंसी में कन्वर्ट मनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं कि यूके करेंसी में कन्वर्ट करके। स्पॉट मार्केट टाइम जोन्स, ठीक हो गया, टाइम जोन्स का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। टाइमिंग ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग की अलग अलग होती है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है जिस टाइम आपके सुबह होती है 9 बजे ऑफिस का टाइम शुरू होता है, ट्रेडिंग आपकी शुरू हो जाती है। दूसरी कंट्री में जो है हो सकता है कि उस वक्त जो है रात का टाइम हो, तो उनके जो है एक्सचेंज मार्केट क्लोज होने का टाइम होगा। तो फिर ये सिचुएशन कैसे डील की जाएगी? सो कहते हैं कि although foreign exchange trading is conducted only during normal business hour in a given location, these hours vary among locations due to different time zones. Thus, at any given time on a weekday, somewhere around the world, a bank is open and ready to accommodate foreign exchange request. तो कहता है कि अब पूरी दुनिया है, सिर्फ ये तो नहीं है कि हम कहें कि पाकिस्तान और इंडिया है या पाकिस्तान और यूके जो है काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लेट से बैंक बंद हो, एक्सचेंज मार्केट्स बंद हो, लेकिन किसी और मुल्क में तो कहीं ना कहीं पे तो ओपन होगा। वो उसको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। So कहते हैं कि when the foreign exchange market opens in the United States each morning, the opening exchange rate quotations are based on the prevailing rates quoted by the banks in London and other locations where the foreign exchange markets have opened earlier. ठीक है, सो जब अगले दिन पे सुबह सवेरे जब जो है यूनाइटेड स्टेट अपने जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओपन करेगा, तो प्राइसेस जो है वो जहाँ पे जो कोट हो चुकी होंगी रात को, जहाँ पे जिस जगह पे क्लोजिंग हो चुकी होगी, लास्ट ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी, वहीं से वो क्या करेगा, अपने रेट को ओपन करेगा। सो जहाँ कहीं पे भी जिस कोने में भी जो है ट्रांजेक्शन हुई थी, वो उसी के रेट के अकॉर्डिंगली करेगा, क्योंकि दीज आर डिजिटलाइज, कंप्यूटर बेस्ड सब कुछ है, तो सारी इंफॉर्मेशन फ्रंट होती है। जैसे कहता है कि सपोज द कोटेड स्पॉट रेट ऑफ द ब्रिटिश पाउंड वाज $1.80 at the previous close of the US foreign exchange market. But by the time the market opens the following day, the opening spot rate was 1.76. News occurring in the morning before the US market opened could have changed the supply and demand conditions for British pounds in the London foreign exchange market, reducing the quoted price for pound. ठीक है, सब कहता है कि आपके पास सिचुएशन क्या थी कि जब ब्रिटिश उसमें जो है पाउंड था, तो वो स्पॉट रेट क्या था कि $1.80 के मुकाबले में चल रहा था। लेकिन कोई ऐसी न्यूज चली या कोई जो है वहां पे वाकया हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसिडेंट की वजह से वो रेट जो है उसका डाउन हो चुका है, 1.7 हो चुका है। और वो जो है कोई भी हमारे जो है डिमांड एंड सप्लाई की वजह फैक्टर की वजह से वो जो रेट आया हुआ है, तो अब वो वहीं से स्टार्ट लेगा और उसके वैल्यू को रिड्यूस करके वहां से ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू करेगा। ना कि वो जो है कहे कि नहीं हम तो कल हमारी मार्केट तो 1.8 पे रुकी थी, हम तो 1.8 से करेंगे। नहीं, जो आपके पास इंटरनेशनली फुल मार्केट में जो रेट्स चल रहे होंगे, उसी के जरिए से वो सिचुएशन चलेगी। सो कहता है कि विद द न्यूएस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, foreign currency trades are negotiated on computer terminals, and a push of button confirms the trade. Traders now use electronic trading boards that allows them to instantly register transaction and check their bank's position in various currencies. ठीक है कि आपके पास तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबके पास है, मोबाइल के जरिए से आपके पास सारी सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो जहाँ कहीं भी आपको जैसा रेट सूटेबल नजर आता है, डायरेक्टली आप जो है डील कर देते हो, उसको सेल आउट कर देते हो, आप उसी रेट का फायदा उठा लेते हो। या आपके पास जो है लोग जो कर रहे होते हैं करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो इसी का तो फायदा उठाते हैं कि मोबाइल के साथ चिपके होते हैं, देख रहे होते हैं कि जैसे ही अप एंड डाउन आती है, फ्लक्चुएशन आती है, वो डायरेक्टली परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो सारे के सारे आपकी जो है ट्रांजेक्शन इस तरीके से चल रही होती है। सो कहता है कि कुछ ने जो है ट्रेडर्स ने अपने लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बोर्ड लगाए थे, जिसपे आपके पास रेट सारे के सारे चल रहे होते हैं और वो उसको देखता रहता है कि जहाँ कहीं पे भी उसको जो है पोजीशन अच्छी लगती है, वो डायरेक्टली उसमें ट्रेड करना शुरू कर देता है। So also several US banks have established night trading desks. The largest bank initiated night trading to capitalize on foreign exchange movements at night and to accommodate corporate requests for currency trades. Even some medium-sized banks are now offering night trading to accommodate corporate clients. ठीक है कि आपके पास जो यूएस के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो ओवरनाइट जो है नाइट के टाइम पे भी ट्रांजेक्शंस आपको परफॉर्म करके दे रही है, एक्सचेंज मार्केट का जो है आपको फैसिलिटेशन दे रही है। क्योंकि हमने क्या कहा कि यूएस के ज्यादातर तो एमएनसीज जो है वो सारे के सारे एफडीआईज ही चल रही हैं, ठीक है। तो उनकी तो ट्रांजेक्शन चलती रहती है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो रात भर जो है वो उसको एकोमोडेट करते हैं करेंसीज को। सिर्फ यही नहीं है कि जो मीडियम लेवल के, स्मॉल मीडियम लेवल के या मीडियम साइज के आपके पास जो है बैंक्स होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को रात को भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें कि वो जो है जस्ट टाइम भी ट्रांजेक्शंस करें, उनको हम वो जो है करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी दें। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, दैट इज अबाउट स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का जिक्र जहां पे आएगा हम उसको कहते हैं कि इजीली कन्वर्टेबल विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। सो स्पॉट मार्केट की लिक्विडिटी की सिचुएशन क्या होती है, कहता है कि द स्पॉट मार्केट फॉर ईच करेंसी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स लिक्विडिटी व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है कि आपके जो है जो स्पॉट मार्केट है उसकी जो लिक्विडिटी है उसका तब उसी से पता चलेगा कि उस पर ट्रेडिंग कितनी हो रही है। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होगी, जितने ज्यादा बायर्स और सेलर मौजूद होंगे, वो उतना ही ज्यादा लिक्विड होगा। सो कहता है कि द मोर विलिंग बायर्स एंड सेलर्स देयर आर, द मोर लिक्विड अ मार्केट इज। The spot market is for heavily traded currencies such as the euro, the British pound and the Japanese yen are very liquid। ठीक है कि आपके पास जो है बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होगी कि बायर्स भी बैठे हो सेलर्स भी बैठे हो, तो वो सबसे लिक्विड मार्केट होगी। ठीक है, इलिक्विड मार्केट कहाँ होगी कि जब आपने जो है लेट से आपके जो है जैसे इतवार बाजार होता है गाड़ियों का, दैट इज मोस्ट लिक्विड मार्केट। आप जाते हो 3-4 घंटे या 2 घंटे की मार्केट होती है, वहां पे आपको बायर्स भी मिल रहे होते हैं सेलर्स भी मिल रहे होते हैं, आपको डील करनी होती है। लेकिन इसके मुकाबले में आप बार्गेन वगैरह में जाते हो तो आप अपनी गाड़ी को फिराते रहो, कोई जो है सही रेट देता है नहीं देता, आपको जो है उसके पीछे पार होते हो। तो इसी तरीके से जहाँ पे जो है ट्रेडिंग स्पॉट मार्केट में ज्यादा हो रही होगी दैट विल बी लिक्विड। और कहते हैं कि लिक्विड सबसे ज्यादा करेंसी जो आपके पास ट्रेड हो रही होती है वो यूरोज में होता है, ब्रिटिश पाउंड है और जापानीज येन है। ये सबसे ज्यादा लिक्विड कंसिडर होते हैं डॉलर्स के मुकाबले में भी। Conversely, the spot market for currencies of less developed countries are less liquid. A currency liquidity affects the ease with which an MNC can obtain or sell that currency. If a currency is illiquid, the number of willing buyers and sellers is limited, and an MNC may be unable to quickly purchase or sell that currency at a reasonable exchange rate। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा कि जहाँ पे जो है लेस डेवलप कंट्रीज होंगे, तो लेस डेवलप कंट्रीज में इतनी ट्रेड तो नहीं होती, उनके इतने बिजनेसेस तो नहीं होते। तो अगर वहाँ पे मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो है ऑपरेट कर रही हैं तो वहाँ की करेंसी भी वीक होगी, उसको खरीदने वाला क्या करेगा। ठीक है, लेट से हम जो है सोमालिया और ब्राजील और उसकी करेंसी को देख ले, तो उसकी करेंसी को कौन क्या करेगा। ठीक है, सबको तो डॉलर्स वगैरह चाहिए, तो वो जो है वो ज्यादा विलिंग होगा। तो इस किस्म की जहाँ पे आपके पास इलिक्विड सिचुएशन होती है, वहां पे फिर आपकी करेंसीज जो है वो क्या हो जाता है, एमएनसीज को मसला हो जाता है, और वहां पे जो है वो क्विकली सेलिंग और बाइंग जो है वो नहीं कर पाते। और क्योंकि जो है वहां पे उनके पास जो है विलिंग लिमिटेड लोग मौजूद होते हैं जो उसको परचेज करते हैं, जिसमें वो ट्रेडिंग करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ बैंक दैट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, आपको जो है कैसे पता चलेगा ठीक है क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो कहता है कि द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक आर इंपॉर्टेंट टू कस्टमर्स इन नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि कुछ बैंक्स जो ये चीज परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बड़ा जरूरी है कि वो जो है उनकी नीड्स को फुलफिल करें। नंबर 1, competitiveness of quote, a saving of 1 cent per unit on an order of 1 million units of a currency is worth $10,000। ठीक है कि आपके पास कम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। ठीक है कि आपके पास जो है ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आपके पास जो है डिफरेंट रेट्स आने चाहिए। कहता है कि अगर एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि आपको 1 सेंट भी ये जो है या $1 भी जो है वो सस्ता आपको चीज बेच रहा है, ठीक है, तो आप जब ज्यादा करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट से आप पेट्रोल की बात कर लो, पेट्रोल की कीमत जो है वो क्या होती है 110 रुपए, 110.5 है। ठीक है, तो अब वो 0.5 अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको जो है 100, 200, 300 लीटर जो है परचेज करोगे तो वहां पे उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही बात कहता है कि जब आप इस तरीके से बड़ी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो जो है जब 1 मिलियन और उसमें जब आप 1 सेंट को भी सेव कर लेते हो तो वो आपके लिए 10,000 रुपए की वर्थ बन जाता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। सो उसमें कम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, आपको जो है डिफरेंट प्राइसेस मिलनी चाहिए। स्पेशल रिलेशनशिप विद द बैंक्स, the bank may offer cash management services or be willing to make a special effort to obtain even hard to find foreign currencies for corporation। कि सेकंड उसका जो है स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए बैंक्स के साथ, कि वो आपके लिए जो है प्रॉपर तरीके से कैश की मैनेजमेंट भी करे और वो विलिंग हो आपको वो करेंसीज भी प्रोवाइड करे जो है कहीं और नहीं मिल रही हो। ठीक है, सोमालिया हो गया, कोंगो हो गया, इस तरीके से जो ममालिक है उनकी करेंसीज भी वो अपने पास रखे ताकि जो है जो बिजनेसेस आए उनको तो फैसिलिटीज हो, जहाँ पे उनकी जो है मल्टीनेशनल बिजनेस काम कर रहा है तो वो उनको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, banks may vary in the efficiency with which they handle an order। A corporation needing the currency will prefer a bank that conducts the transaction promptly and handles any paperwork promptly। कि बैंक्स के वही बेहतर होगा जो एफिशिएंट होंगे, और कॉर्पोरेशंस उसी के साथ डीलिंग करना चाहेगी, उन्हीं के साथ अपने ट्रेडिंग को जो है प्रमोट करना चाहेगी, सिस्टम को चलाएगी जो उसके काम को जल्दी करेगा, जहां पे कागजी कार्रवाई जल्दी होगी, बजाय इसके कि जहां पे वो जो कतारों में ठहरे रहे और उनकी करेंसी को कन्वर्ट होते हुए 3-4 घंटे लगे, वो इसको इग्नोर करेगा और कहेगा कि इससे बेहतर वो बैंक है जो मुझे जल्दी से कन्वर्जन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो क्विकली परफॉर्म हो जाए। नंबर 4, एडवाइस अबाउट करंट मार्केट कंडीशन। Some banks may provide assessment of foreign economies and relevant activities in the international financial management environment that relates to corporate customers. कि वो जो है क्या करे, करंट मार्केट की कंडीशंस के बारे में भी उनको गाइडेंस दें कि अगर करेंसी जो है वो इंक्रीज होने वाली है तो वो उसको बताए कि सर आप जो है अभी इसको सेल आउट मत करो, कल तक वेट करो, करेंसीज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, अभी बहुत वैल्यू इसकी डाउन हो रही है, ठीक है, सो अभी आप जो है क्या करो, इसको सेल आउट मत करो। या वो आपको बताएगा कि आपकी जो है करेंसी जो है डिवैल्यू होने वाली है, अगर आपको जो है पैसों की जरूरत है तो अभी निकाल लो, अदरवाइज जो है वो मजीद रिड्यूस हो जाएगी। तो वो उसको डिफरेंट किस्म के जो है वो एडवाइसेस भी प्रोवाइड करती है। फोरकास्टिंग एडवाइस। Some banks may provide forecast of the future state of foreign economies and the future value of exchange. कि एक तो एडवाइसेस है कि कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है बैंक क्या करेगा, फोरकास्टिंग भी बताएगा कि कंट्रीज की जो है सिचुएशन कैसे चल रही है, उसकी इकोनॉमी खराब हो रही है या बेहतर हो रही है, और उसकी जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में। This list suggests that a corporation needing a foreign currency should not automatically choose a bank that will sell the currency at the lowest price. Most corporations that often needs foreign currencies develop a close relationship with at least one major bank in case they ever need favors from a bank. कि जो है जब एक बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, एक कॉर्पोरेशन है वो ट्रेडिंग कर रही है, तो वो सिर्फ इसके लिए खुश ना हो कि एक बैंक मौजूद है और वो मुझे क्या करके दे रहा है कि करेंसी मुझे जल्दी से कन्वर्ट करके दे रहा है। बैंक वो वही चूज करे जिसका रिलेशनशिप डिफरेंट कंट्रीज में हो, डिफरेंट बैंक के साथ हो, ठीक है, ताकि वो जो है क्या कर सके कि आपको हर तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सके। अगर अप एंड डाउन आ रही है वो आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, अगर करेंसी जो है वो वीक हो रही है वो आपको गाइडेंस दे, अगर आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए या एक्स्ट्रा करेंसी चाहिए वो आपको फैसिलिटेशन दे, या फिर आप एक ऐसी करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो कि जो है उसके पास नहीं है तो वो आपको फैसिलिटेट कर सके। ये ना हो कि आपको कहे कि सॉरी सर ये तो हमारे पास नहीं है, आप जाके किसी और से ले लो, फिर आप दोबारा जाओगे इतना टाइम वेस्ट करने के बाद किसी और के पास फिरोगे, तो उस थकावट से, उस प्रॉब्लम से आपको बचाएं। सो ये हमारी जो है डिस्कशन थी फॉरेन मार्केट, एक्सचेंज मार्केट के बारे में, कि हमने क्या कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, कि जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा कि एक्सचेंज रेट आप जो है कैसे चलता था सिस्टम, ये जो एक्सचेंज रेट का चलता था इसकी हमने हिस्ट्री देखी, तो हिस्ट्री ने हमें बताया कि वहां पे सिस्टम कैसे चलता था कि पहले जो उन्होंने गोल्ड के साथ देखना शुरू कर दिया, एक खास वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम तो अच्छा नहीं है, वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम जो है क्या करते हैं एक फिक्स एक्सचेंज रेट रख लेते हैं, मसला ही खत्म हो जाए, बस एक ही रेट जो है हम रख देते हैं, उसी के रेंज में जो है अप एंड डाउन चलते रहे। लेकिन दैट वाज नॉट जो है गुड सुटेबल सिचुएशन फॉर इट। तो उन्होंने जो है पहले उसके लिए जो है सिमसोनियन की तरफ आगे ब्रिटेन वुड जो है उसके एग्रीमेंट को खत्म करके उन्होंने कहा कि हमें सिमसोनियन की तरफ आना चाहिए, थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देना चाहिए। तो उन्होंने 2 तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है स्टिल हमने उसको फिर भी लिमिटाइज किया हुआ है, तो हमने इसको फ्री तो नहीं छोड़ा हुआ है, जहां पे हम कहें कि जी मार्केट इसकी प्राइस को डिटरमाइन करेगी। तो मार्केट के लिए छोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको जो है एक्सचेंज रेट को ओपन कर दिया और हमने कहा कि फ्री जो है आपके पास फ्लोटिंग रेट्स चलते रहेंगे, कि जितनी डिमांड होगी उतने ही उसके रेट इंक्रीज होगा, जितनी सप्लाई ज्यादा होगी उतने ही उसके रेट डाउन होता जाएगा। तो उसके सहारे हमने उसको पूरा का पूरा सिस्टम अपना छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि जो है ये ट्रांजेक्शन कैसे वर्कआउट करती है, तो हमने उसके ऊपर देखा कि किस तरीके से जो है वो इन चीजों को कन्वर्ट करती है और वो किस तरीके से इससे वर्कआउट करती है। और फिर हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए बैंक्स में जो ये चीजें फैसिलिटेट करना चाहती है। तो उसके लिए हमने कहा कि उसकी कम्पिटिटिवनेस होना बड़ा जरूरी है, उसके पास जो है वो प्राइसेस जो है अच्छी होनी चाहिए, वो जो अपने बैंक्स को जो है वो जो अपने कॉर्पोरेशन है उसको जो है एडवाइस करे और वो उनको फैसिलिटेशन दे, और उसके साथ साथ उसको फ्यूचर के बारे में बताए कि वो जो है जो कॉर्पोरेशन है वो ऐसे ना हो कि लॉसेस की तरफ चला जाए, कि उसने जो है 1 करोड़ की जो है डील की थी और वो करेंसी उतनी डिवैल्यू हो गई है कि वो 1 करोड़ क्या वो 50-60 लाख रुपए उसको बन रहे हैं, तो उसको इस किस्म के लॉसेस से बचाए। ये सारा का सारा हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स काम करती है। इसके बाद जो दूसरी मार्केट हमारे पास जो है वो काम करती है, दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल मनी मार्केट, कि आपकी जो है दूसरी मार्केट जो सबसे बड़ी वर्कआउट करती है दैट इज इंटरनेशनल मनी मार्केट। और वो क्या होती है और वो कैसे काम करती है, से कहते हैं कि इन मोस्ट कंट्रीज local corporations commonly need to borrow short-term funds to support their operations. Country governments may also need to borrow short-term funds to finance their budget deficit. Individuals or local institutional investors in those countries provide funds through short-term deposits at commercial bank. ठीक है, कि अब अगर हम नेशनली लेवल पे देखें तो आपके जो है बिजनेसेस को भी तो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो
जरूरी नहीं है कि वो जो है बड़ी मार्केट की तरफ जाए, उनको डेली ऑपरेशंस और उनके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां से बोरोइंग करते हैं। गवर्नमेंट साहब की क्या करे, तो उसका बजट जो है वो डेफिसिट में आ जाता है, तो वो अपने जो है स्टेट बैंक और उनसे जो है कर्जा ले लेती है ताकि वो जो अपने डेफिसिट को निकाल सके। लोकल इन्वेस्टर्स जाते हैं बैंक के पास, उनसे कर्जा लेते हैं, उनसे अपने बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। So इसलिए कहता है कि in addition, corporations and government may issue short-term securities that are purchased by local investors. Thus, a domestic money market in each country serves to transfer short-term funds denominated in the local currency from local surplus units to local deficit units. कि आपके पास जो है कॉर्पोरेशंस फिर क्या कर लेती है, और गवर्नमेंट्स वो अपने जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू कर देती है, जिसको कौन खरीदता है, लोकल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। वो कहते हैं कि यार बजाय इसके कि मैं अपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट करूं, मैं जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, एक बिजनेस की सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह परचेज कर लेता हूँ और मैं वहां पे उसमें हिस्सा ले लेता हूँ, मुझे अपने प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो कहता है कि क्या हुआ कि डोमेस्टिक मनी मार्केट में आपकी कंट्री जो है वो क्या करती है कि शॉर्ट टर्म फंड्स और उसमें जो करेंसी वहां पे चल रही होगी लोकल करेंसी, वो उसी में सिस्टम चलेगा। सो वहां पे चाहे सरप्लस की यूनिट्स हो तो सारे यूनिट जो जिनके पास सेविंग कर रहे होते हैं तो वो उनके पास ज्यादा हो जाएगी। अगर लोग जो है बोरिंग ज्यादा कर रहे हैं तो दैट विल बी अ डेफिसिट सिचुएशन, तो वो जो है उसकी सिचुएशन को अप एंड डाउन में लेकर जाएगी। सो कहता है कि द ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस हैज कॉज्ड corporations or government in a particular country to need short-term funds dominated denominated in a currency that is different from their home currency। कि जब आपके पास जो इंटरनेशनल बिजनेसेस प्रमोट होना शुरू हो गए और बिजनेसेस जो एक्सपेंड होना शुरू हो गए और गवर्नमेंट जो है वो अपने तक लिमिटेड नहीं रही, तो वो जो है वो क्या करना चाहती है कि वो दूसरी करेंसीज की तरफ भी जाने की कोशिश करती है, कि वो अपनी करेंसी से हट के दूसरी करेंसीज में जो है वहां पे उसमें भी ट्रांजेक्शन करे, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करें। सो कहते हैं कि फर्स्ट दे मे नीड टू बोरो फंड्स टू पे देयर फॉर इंपोर्ट्स डिनोमिनेटेड इन एन फॉरेन करेंसी। कि वो क्या करेगा, जो उसने फंड्स बोरो किए हुए हैं, ठीक हो गया, या जो है उसने जो है चीजें ली हुई है वहां से बाहर से इंपोर्ट कराई हुई है, तो अब जो इन्होंने इंपोर्ट कराई हुई है तो उसको वो क्या करेगा कि जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट कर रही है, ठीक हो गया, उसी में उसके साथ वो ट्रांजैक्शन करेगा। सेकंड, if they need funds to support local operations, they may consider borrowing in a currency in which the interest rate is lower. This strategy is especially desirable if the firms will have receivables denominated in that currency in the future. कि एक तो ये हो गया कि वो जिसमें इंपोर्ट कर रहा है तो वो उसकी जो है करेंसी और उससे जो है बोरिंग करके वहां से पेमेंट का सिस्टम चलाएगा। लेकिन अगर वो लोकल सिचुएशन में देखता है, कहता है कि अगर अपने बैंक से वो इंटरेस्ट ले रहा है और वो अपने बैंक जो है उसको क्या करे, इंटरेस्ट से जो है उसको बैंक से लोन ले रहा है तो वो उस पर इंटरेस्ट जो है 12% या 15% चार्ज कर रहा है, तो वो कहेगा यार इस पे तो बहुत बड़ी अमाउंट में दे रहा है। वो इंटरनेशनली देखेगा कि कौन से मुल्क के बैंक जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पे मुझे पेमेंट दे रहा है, तो वो जो है वहां से लोन लेके क्या करेगा, अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, कहता है कि थर्ड, दे मे कंसिडर बोरिंग इन अ करेंसी दैट विल डेप्रिशिएट अगेंस्ट देयर होम करेंसी as they would be able to repay the loan at a more favorable exchange rate over time. Thus, the actual cost of borrowing would be less than the interest rate of that currency. The third situation वो ये कर सकता है कि जो करेंसी उसको नजर आ रहा है कि हमारी करेंसी से वीक है, हमसे कम जा रही है, जैसे पाकिस्तान है वो 160 है डॉलर जो है एक में चल रहा, तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो लोन वहां से लेगा, ये ताकि उसकी जो है करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो मुझे जो है कम पेमेंट करनी पड़ेगी। आज जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि $1 के मुकाबले में 160 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है। सो जब जो है वो क्या हो जाएगी कि करेंसी उसकी जो है वो चेंज हो जाएगी और वो जो है क्या करेंगे कि मजीद जो है वो अपने पेमेंट से टाइम जब आएगा तो वो जब उसको पेमेंट करेगा तो उसके लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट और वो जो करेंसी के जो बोरिंग रेट है वो कम हो चुका होगा, तो वो अपने आप को उस तरीके से फैसिलिटेट कर लेगा और वो उसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा बजाय इसके कि वो अपनी करेंसी में उसको ट्रेड करे जो जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। So meanwhile, there are some corporation and institutional investors that have motives to invest in foreign currency rather than home currency. तो फिर इस दौरान जो है कुछ ऐसे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फिर ऐसी करेंसीज में जाने की कोशिश करते हैं कि जिनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती है अपने फॉरेन करेंसी से बेहतर, और वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कहते हैं कि फर्स्ट द इंटरेस्ट रेट दैट दे वुड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन देयर होम करेंसी मे बी लोअर देन व्हाट दे कुड अर्न ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिनोमिनेटेड इन सम अदर करेंसी। कि फिर जो है वो क्या कर लेते हैं कि वहां तो हमने बोरिंग कैसे कर गया, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं। तो कहता है कि जहां पे उसको जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होता है तो वो क्या कर लेता है कि उनको जो है लोन दे देता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो वो जो है उसको ज्यादा पेमेंट मिल रही है बजाय इसके कि अपने मुल्क में उसको 10% मिल रहा था, वो दूसरी करेंसी जो है वो कंट्री क्या करे उसको 15% 14% प्रोवाइड करिए, तो इसके लिए तो मोर देन एनफ है। तो बजाय इसके कि वो अपने मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, वो दूसरी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है और वहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है। Second, they may consider investing in a currency that will appreciate against their home currency.
because they would be able to convert that currency into their home currency at a more favorable exchange rate at the end of the investment period. कि वो फिर क्या कर सकता है कि दूसरा काम वो ये कर सकता है कि वो ऐसी करेंसी में करे कि जिसके अगेंस्ट जो है उनकी होम करेंसी जो है वो क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो जितना वो स्ट्रांग होता जाएगा वो दूसरी करेंसी से ज्यादा पैसे लेते जाएगा। ठीक है, सो डॉलर है तो वो जो है पहले वीक था, लेट्स हम कहते हैं कि वो 1 रुपए के मुकाबले में जो है 90 रुपए देने पड़ते थे, अब वो 160 के मुकाबले चला गया, डॉलर जो है स्ट्रांग हो गया। जब स्ट्रांग हो गया तो इन्वेस्टर को जो है वो पहले 90 रुपए मिलने वाले थे, अब उसको जो है 160 रुपए मिल रहे हैं। सो दिस विल बी अ मोर फेवरेबल सिचुएशन फॉर हिम। Thus, the actual return on investment would be higher than the quoted interest rate on the foreign currency. और इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही थी वो मजीद हायर हो जाएगी जो उसको कोट किया गया था एक्सचेंज रेट पे, कि उसको जो है 15% बताया था और फिर 15% के ऊपर जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी आ गया तो वो जो है उससे डबल कमा रहा है। The preference of corporations and governments to borrow in foreign currencies and of investors to make short-term investment in foreign currencies resulted in the creation of the international money market. और फिर यही सिचुएशन जो बारिंग करना हो जाता है या इन्वेस्टर जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही बुनियाद रखती है किस चीज की, आपके इंटरनेशनल मनी मार्केट की, कि जहां से बोरोवर्स को पैसा मिल जाता है, जिनके पास सेविंग करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो इसको इन्वेस्टमेंट की जगह मिल जाती है, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और दैट्स हाउ जो है बिजनेस काम कर रहा होता है। जैसे आपके जो है एक्सचेंज मार्केट के अलावा अगर आप नॉर्मल मार्केट देखते हो तो बायर जो है वो क्या करता है, मार्केट में आता है चीजें खरीदने के लिए, उसको वो जरूरत होती है, सेलर के पास वो चीज एक्सेस होती है, वो बेच के जो है उससे बदले में पैसे लेना चाहता है। तो सेम जब दोनों नीड्स जो है फुलफिल हो रही है तो वो मार्केट भी क्रिएट हो रहा है। तो यही चीज जब हम इसको देखते हैं कि जहां पे बोरोवर्स जो है वो कर्जे के पीछे भाग रहे हैं और जहां पे जो है सेवर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों को जो है एक मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वो मार्केट किस चीज की बुनियाद रखता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट की, कि जहां पे फिर आपके पास जो है ये ट्रांजेक्शन होती है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का अपने जो ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ था, इसी तरीके से ये भी एक प्रोसेस के थ्रू चला था। कहता है कि द इंटरनेशनल मनी मार्केट इंक्लूड्स large banks in countries around the world. Two other important components of the international money market are the European money market and the Asian money market. कि आपके पास जो इंटरनेशनल मनी मार्केट जो है वो क्या हो जाते हैं, लार्ज बैंक्स उसमें शामिल हो जाते हैं थ्रू आउट द डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट्स हैं उसके, एक इंटरनेशनल मनी मार्केट में कहता है कि यूरोपियन मनी मार्केट है और एक एशियन मनी मार्केट है जो क्या कर रही है, इस चीज को चला रही है। सो यूरोपियन मनी मार्केट क्या है, कहता है कि द ओरिजिन्स ऑफ यूरोपियन मनी मार्केट कैन बी ट्रेस्ड टू द यूरो करेंसी मार्केट्स that developed during the 1960s and 1970s. As an MNCs expanded their operations during that period, international financial intermediation emerged to accommodate their needs. कि क्या हुआ कि इसके जो है जब स्टार्ट कब हुआ, 1960 से 1970 के दरमियान जो है इसमें तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन आपके पास यूरो करेंसी में चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि एमएनसीज जब ऑपरेशंस को जो है फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, वो यूरोपियन जो है उसमें यूनियन और उसकी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेडिंग प्रमोट करने लगा। तो वहां पे क्या हुआ कि इनकी जो है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कौन आया, आपके पास जो है यूरोपियन मनी मार्केट आई, जिसने उनके ट्रेड को सपोर्ट किया कि वहां पे जो बोरोवर्स थे उनको फैसिलिटेशन दी, जहां पे सेवर्स थे उनको जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सो कहता है कि बिकॉज द यूएस डॉलर्स वाज वाइडली यूज्ड इवन बाय फॉरेन कंट्रीज एज अ मीडियम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, there was a consistent need for dollars in Europe and elsewhere. To conduct international trade with European countries, corporations in the United States deposited US dollars in the European bank. The banks were willing to accept the deposit but because they could lend the dollars to corporate customers based in Europe. कि क्या हुआ कि यूएस जो है वो क्या कर रहा था कि वो जो है ज्यादातर ट्रेड वहां पे कर रहा था फॉरेन करेंसी में, तो सारे के सारे डॉलर का सिस्टम चल रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि डॉलर्स को क्या कर दिया कि वहां पे बैंक में रख दिया और उसके बदले में वहां पे वो क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट करके जो है अर्निंग करने लगे। बैंक के पास जो है या फिर जो है आपके पास जो यूरोपियन मनी मार्केट थी उसमें वो डॉलर्स के इजाफा हुआ और उसने वो डॉलर्स किसको देना शुरू कर दिए, जो जो क्या कर रहे थे कि यूएस वगैरह में ट्रेडिंग कर रहे थे उनके पास आ गए, अब वो जो है उसी के साथ उसके करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोनों को फैसिलिटेशन मिलना शुरू हो गई। सो दीज डॉलर्स डिपॉजिट in the banks in Europe and on the other continents as well came to be known as euro dollars, and the market for euro dollars came to known as the euro currency market. तो क्या हुआ कि जो डॉलर्स जो है इस तरीके से यूरोप में आना शुरू हो गए उनको उसने नाम दे दिया यूरो डॉलर्स का, और जो इसमें ट्रेडिंग करते थे यूरो डॉलर्स में उसको नाम क्या दे दिया गया, यूरो एक्स करेंसी मार्केट का नाम दे दिया गया। सो कहते हैं कि यूरो डॉलर्स एंड यूरो करेंसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द यूरो which is the currency of many European countries today. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूरो डॉलर, यूरो करेंसी और यूरो को आपस में मिक्स नहीं करोगे,
क्यों नहीं मिक्स करोगे कि यूरो तो उनकी जो है अपनी करेंसी है जिसमें वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क की करेंसी जैसे रुपीज है, ठीक है, तो रुपीज तो अलग चीज है, ठीक है, इस तरीके से यूरो तो अलग चीज है। यूरो डॉलर्स वो चीज है जो डॉलर्स आपके यूरोप में आना शुरू हो गए थे और वो मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो गए, तो वो डॉलर जिसके पास होते थे उसको यूरो डॉलर कहा जाता था, और जो इसमें ट्रेडिंग करते थे उसको यूरो करेंसी मार्केट कहा जाता था, कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो है बाहर से डॉलर ला रहे हैं और उसके मुकाबले में जो है यूरोस को सेल आउट करके दे रहे हैं। सो कहता है कि द ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट वाज स्टिमुलेटेड by regulatory changes in the United States. For example, when the United States limited foreign lending by US banks in 1968, foreign subsidiaries of US-based MNCs could obtain US dollars from banks in the Europe where the euro currency markets. कि इनको जो है मजीद ग्रोथ कहाँ से मिली, रेगुलेटरी चेंजेस जब वहां पे आई यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, जैसे उन्होंने कहा कि 1968 में क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो है यूएस स्टेट यूनाइटेड स्टेट ने अपने उसको जो है यूरोन बिजनेसेस को थोड़ा सा लिमिटाइज करना शुरू कर दिया, कि वो जो है यूरो डॉलर्स जो है वो थोड़ा सा कम वो करे, क्योंकि वहां पे क्या होना शुरू हो गया कि जब सारे के सारे डॉलर यूएस से जाना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान में सिचुएशन होगी कि पैसा सारा बाहर जा रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि सिमिलरली व्हेन सीलिंग्स were placed on the interest rates paid on dollars deposit in the United States, MNC transferred their funds to European banks, which were not subject to the ceiling. The growing importance of Organization of Petroleum or exporting countries (OPEC) also contributed to the growth of the euro currency market, because OPEC generally requires payment for oil in the dollars, and the OPEC countries began to use the euro currency market to deposit a portion of their own revenues. कि क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट उस पर जो है बाउंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब यूएस ने इस तरीके से ओपन सिचुएशन की थी तो क्या हुआ, हर बंदा यूएस में जो है इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा रहा था, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा था और डॉलर्स में जो है अर्निंग करना शुरू कर दी, तो डॉलर्स जो है वहां से जाना शुरू हो गए, तो उन्होंने उसके लिए सीलिंग इफेक्ट लगा दिया, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हर बंदा जो है वहां पे नहीं जाएगा और उसके लिए कुछ शराइत होंगी जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग होगी। तो जब उन्होंने ये चीज लगाना शुरू कर दी तो फायदा किसको हुआ, यूरोपियन बैंक्स को आना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे जो है उनके पास जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो रही थी उनके मुल्क में जो है वहां से डॉलर यूरो करेंसीज वगैरह आना शुरू हो गई। तो जब यूरो डॉलर्स वगैरह आना शुरू हो गए तो ओपेक जो आपके पास जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वहां पे उन्होंने क्या कर दिया कि इस चीज का हम फायदा उठाया, बजाय इसके वो डायरेक्ट डॉलर में जाते उन्होंने यूरो करेंसी मार्केट में इस चीज की ट्रेडिंग शुरू कर दी और उन्होंने उससे फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको वो चीज जो है वहां पे इजिली मिलना शुरू हो गई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कि वो लिमिट तक उसको जो है वो डॉलर्स वगैरह में ट्रेडिंग होगी, उसकी मार्केट उसको ओपन मिल गई और वो अनलिमिटेड और फ्रीली मार्केट में ऑपरेट करना शुरू हो गया। सो कहते हैं कि these dollar denominated deposits are sometimes known as petrodollars. Oil revenues deposited in banks have sometimes been lent to oil importing countries that are short of cash. As these countries purchase more oil, funds are again transferred to the oil exporting countries, which in turn creates new deposits. This recycling process has been an important source of funds for some countries. हमने क्या कहा कि आपके पास जो है जो डॉलर्स की डोमिनेंसी जो है इस तरीके से चल रही होती है, कहता है कि जो डॉलर्स आपके पास जो है इस तरीके से पेट्रो और ओपेक उनकी सिस्टम से चलना शुरू हो गए थे, उनको हमने क्या नाम दिया, हमने पेट्रो डॉलर का नाम देना शुरू कर दिया। और जो आपके पास जो है क्या होना शुरू हो गया कि ऑयल रेवेन्यूज जो डिपॉजिट होने शुरू हो गए बैंक में, उन्होंने क्या कर दिया कि इंपोर्ट्स वगैरह जो कंट्रीज उनसे कर रही थी वो जो है शॉर्ट ऑफ कैश होना शुरू हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया कि परचेज जो है उन्होंने मजीद ऑयल की तरफ करना शुरू कर दिया, फंड जो है अगेन ट्रांसफर होना शुरू हो गए किसकी तरफ, एक्सपोर्ट्स की तरफ होना शुरू हो गई, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तरफ, और उन्होंने जो है नए डिपॉजिट और जखायर बनाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से क्या होना शुरू हो गया, रिसाइकलिंग करेंसीज की शुरू हो गई। ठीक है, और इस तरीके से कहता है कि ये रिसाइकलिंग प्रोसेस ने क्या कर दिया कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स आपके पास जनरेट कर दिया फंड्स का। So कहता है कि today the term euro currency market is not used as often as in the past because several other international financial markets have been developed. The European money market is still an important part of the network of international money markets, however. कि यूरो करेंसी मार्केट का नाम आजकल हमें जो है इतना ज्यादा नहीं सुनाई दिया जाता, क्योंकि हमारे पास मार्केट्स बहुत ज्यादा होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, जो क्या कर रही होती है कि इन तमाम के तमाम चीजों को ट्रेड कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन प्रीवियसली आपके पास एक ही मार्केट मौजूद थी, तो इसीलिए क्या होता था कि आप जो है जितना भी नाम सुनते थे वो आपके पास यूरो करेंसी मार्केट का नाम चलता था। अब जो नई मार्केट आना शुरू हो गई है, मजीद इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो वो जो है एक्सपेंड हो रही है और इसकी जो है इंपॉर्टेंस कम हो गई। इसके मुकाबले में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है जो एशियन मनी मार्केट एग्जिस्ट करती है वो क्या काम करती है, कहता है कि उसका सिस्टम भी ऐसा ही होता है
कैसा सिस्टम है उसका? कहता है कि द एशियन मनी मार्केट ओरिजिनेटेड एज अ मार्केट इन्वॉल्विंग मोस्टली डॉलर्स डोमिनेटेड डिपॉजिट्स, हेंस इट वाज ओरिजिनली नोन एज द एशियन डॉलर मार्केट। कि क्योंकि एशिया में भी तो डॉलर्स आ रहे हैं ना, एशिया भी तो इंपोर्ट्स कर रहा है, एशिया भी तो क्या कर रहा है कि वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो जब वो क्या कर रहा होता है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों सिस्टम वहां पे भी चल रहा होता है, तो उसकी वजह से डॉलर्स जो यहाँ पे एशिया में आ रहे थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था एशियन डॉलर्स। So कहता है कि the market emerged to accommodate the needs of the business that were using the US dollars and some other foreign currencies as a medium of exchange for international trade. These businesses could not rely on banks in Europe because of the distance and the different time zones. कि अब यूरोप के अपने टाइम स्केड्यूल्स होते हैं, वहां पे जो अपने ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, वहां यहाँ पे अपने ट्रेडिंग आवर्स सिस्टम शुरू हो रहा होता है, तो वो जो एक दूसरे को सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाते थे टाइम जोन्स की वजह से। तो इसलिए क्या हुआ? कहता है कि टुडे द एशियन मनी मार्केट एज इट नाउ कॉल्ड इज सेंटर्ड इन हांगकांग एंड सिंगापुर, where the large banks accept deposit and make loans in various foreign currencies. The major sources of deposit in the Asia money market are MNCs with excess cash and for government agencies. Manufacturers are major borrowers in this market. कि आज जो है क्या हो रहा है कि एशियन मनी मार्केट जो है वो काम कर रही है, जिसको आपके जो है सेंटर कहाँ पे है? वो जो है हांगकांग है और सिंगापुर में है, जहाँ पे आपके जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि बैंक्स, बड़े बड़े बैंक जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि वो लोन और वो जो है वो जो आपके पास करेंसी में ट्रेडिंग चल रही होती है, डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं, उसको फैसिलिटेट करता है। और मेजर सोर्सेज आपके पास कौन होते हैं? जाहिर सी बात है क्यों क्या कि उनके लिए जो है वो एमएनसीज होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। अब छोटे बिजनेसेस तो जो है वो इतने बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और वही लोग जो है वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो इनको ट्रेडर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और कहता है कि another function in interbank lending and borrowing, the banks are that have more qualified loan applicants that they can accommodate use the interbank market to obtain additional funds. Bank in the Asian money market commonly borrow from or lend to the banks in the European market. कि फिर आपके पास जो है वही इंटरबैंक अपने पास जो है उनकी बोरिंग वगैरह सिस्टम भी चल रहे होते हैं। ठीक है, वो सिस्टम भी आपके पास चल रहा होता है कि जिसमें बैंक्स क्या कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो इन ट्रांजेक्शन्स को चला रहे होते हैं। कि अगर किसी बैंक के पास जो है फंड्स की कमी हो जाती है तो वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर किसी के पास एक्सेस है तो वो उसको जो है वो क्या कर रहा होता है कि फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये एशियन मनी मार्केट जो है या मनी मार्केट्स हमारे पास प्रिवेल करती हैं और इस तरीके से वो जो है अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, सो लास्ट में हमारे पास आ जाती है दैट इज आवर इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट। ठीक है कि क्रेडिट मार्केट क्या होती है और किस तरीके से इसमें काम होता है। सो कहता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड डोमेस्टिक फर्म्स समटाइम ऑब्टेन मीडियम टर्म फंड्स थ्रू term loans from local financial institution or through the issuance of notes, medium term debt obligation in their local markets। ठीक है, वहां पे तो हमने कहा कि वो जो है सेवर्स जो होते हैं वो अपने पैसे क्या करते हैं, बिजनेसेस में जो है इन्वेस्ट कर लेते हैं और उससे जो है बेनिफिट हासिल करते हैं। ठीक है, सो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे वो लोन्स के लिए जाते हैं, उनको जो है लोन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है वहां से लोन्स की फैसिलिटी हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि मीडियम टर्म लोन और इस किस्म के लोन उसको जो है सब मिलते हैं लोकल मार्केट्स में। तो वो जो अपने नोट्स, अपने जो है बॉन्ड्स और इस तरीके से वो इशू करते हैं। So कहता है कि however MNCs have access to medium term funds through banks located in foreign markets. Loans of 1 year or longer extended to by the banks to MNCs or government agencies in Europe are commonly called Euro credits or Euro credit loans. These loans are provided in the so-called Euro credit market. कि वहां पे क्या होता है कि आपके पास जो है जो मीडियम टर्म के फंड्स के आपके जो है लोकल या फॉरेन मार्केट्स में आपको जो लोन मिलते हैं 1 साल या जो है उससे ज्यादा अरसे के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, वो जो है क्या करती है कि गवर्नमेंट्स को या मल्टीनेशनल बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, और वो कौन सी होती है एजेंसीज? वो यूरोप की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि यूरो क्रेडिट्स कहते हैं, क्योंकि क्रेडिट है, कर्जा है, उधार का सिस्टम चल रहा है, तो उसको हम यूरो क्रेडिट कहते हैं या फिर उसको जो है यूरो क्रेडिट लोन के जरिए से भी कहते हैं। और जिस जगह पे या जो है आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप लोन वगैरह गेन कर सकते हो, उसको हम कहते हैं यूरो क्रेडिट मार्केट। So the loans can be denominated in dollars or many other currencies and commonly have a maturity of 5 years. Because banks accept short-term deposits and sometimes provide longer-term loans, their assets and liability matures do not match. ठीक है कि ये जो आपके पास जो करेंसीज में आप जो है उसके लोन वगैरह लेते हो या डॉलर्स में डिनोमिनेट करती है, 5 साल के लिए उसके जो है टाइम ड्यूरेशन होता है। मेच्योरिटी से मुराद क्या होता है कि उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको अपनी फेस वैल्यू वापस मिलती है। सो बैंक्स आपके पास क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है,
और आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें सिचुएशन ये आ जाती है कि वहाँ पे उनकी एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो मैच नहीं होती। ठीक है कि वो जो है कुछ अरसे के लिए जो उसने एसेट्स रखे होते हैं वो उसके साथ जो है उसने जो कर्जा लिया होता है उसका मैच नहीं हो रहा होता और उसकी पेमेंट जो है इशू बनती है उसके लिए। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कहता है कि दिस कैन एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स since the bank may have locked in a rate on its longer term loans while the rate it pays on short term deposits is rising over time. To avoid this risk, bank commonly use floating rates. कि यहाँ पे फिर सिचुएशन क्या होगी कि जो लोकल लेवल पे जो आपके पास चल रहे हैं या स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस चल रहे हैं जिनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे तो रेट चेंज हो रहे होंगे, उनके तो रेट जो है मार्केट के साथ अप एंड डाउन चल रहे होंगे। तो जो आपके पास जो है दूसरी सिचुएशन होती है वहां पे क्या होता है कि वहां पे तो आपके पास जो है लोन्स की सिचुएशन वो आपने फिक्स कर दिया कि आपने 4 साल बाद 5 साल बाद आपको जो है वो एक रेट तक आप चलाते रहोगे। लेकिन जहां पे दूसरी सिचुएशन होती है कि आपके शॉर्ट टर्म क्या है तो उसके तो रेट चेंज हो रहे होते हैं, तो आपके पास जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो इस सिचुएशन में जो है बैंक्स क्या करती है कि अपने आप को फ्लोटिंग रेट्स पे छोड़ देता है कि मार्केट शुड डिटरमाइन व्हाट शुड बी द बेस्ट रेट। So the loan rate floats in accordance with the movements of the some market interest rates such as the loan London interbank offer rate, क्योंकि जिसको लाइबोर कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली काइबोर कराची इंटरबैंक होता है, लाइबोर आपके पास जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, which is the rate commonly charged for loans between banks. For example, a euro credit loan may have a loan rate that adjusts every 6 months and is set at LIBOR plus 3%. ठीक है कि फिर वो जो है लंदन एक्सचेंज रेट के साथ जो है इंटरबैंक ऑफर रेट के साथ जो है उसको लिंक कर देते हैं और वो क्या कर देते हैं कि उसको जो है क्या करते हैं कि एडजस्ट करता है 6 महीने के बाद और उसमें 3% जो है वो इजाफा करता है। सो कहते हैं कि द प्रीमियम पेड अबव लाइबोर विल डिपेंड ऑन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बोरोवर। द लाइबोर varies among currencies because the market supply of and demand for funds vary among currencies. Because of the creation of the euros as a currency for several European countries, the key currency for interbank transaction is the most of Europe in the euros. Thus, the term Eurobor is widely used to reflect the interbank offer rate on the euros. ठीक है, ये जो आपके पास क्या हुआ प्रीमियम रिस्क पे डिपेंड करता है ना, अगर आप जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे, जितने रिस्की करेंसी होगी वो क्या करेगा, उसका इतना ज्यादा प्रीमियम पे करेगा। ठीक है, सो कहता है कि वहां पे फिर आप उसी के हिसाब से क्या करते हो कि रेट जो है डिफाइन करते हो। सो वो जो है मार्केट में रिस्क और उसके बेसिस पे क्या होती है फ्लक्चुएशन चलती है, डिमांड एंड सप्लाई चल रही होती है। अब जो है ज्यादातर कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वो वहां पे जो ट्रेडिंग करेगी तो वो उसके साथ जो अपने सिस्टम को लिंक करेगी, दैट विल बी यूरोबोर। जैसे मैंने आपको कहा कि कराची इंटर बैंक रेट आपके पास जो है कराची अपने पाकिस्तानी उसके लिए प्रमोट करने के लिए कि वो आपके जो है ऑफर रेट्स और इसको प्रमोट करे, तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं काइबोर के सिस्टम से चलते हैं। सो कहता है कि द इंटरनेशनल क्रेडिट market is well developed in Asia and is developing in South America. Periodically, some regions are affected by economic crisis, which increases the credit risk. Financial institutions tend to reduce their participation in those markets when credit risk increases. Thus, even though funding is widely available in many markets, the funds tend to move towards the markets where economic conditions are strong and credit risk is tolerable. ठीक है कि अब सिचुएशन है, ठीक है, कंट्रीज की अपनी सिचुएशन होती है, कहीं किसी की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है, किसी की वीक हो रही होती है, तो इसकी वजह से वो क्रेडिट रिस्क जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे एशिया हो गया, साउथ मार्केट हो गया, ये तो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो जो है वो काम चल रहे होते हैं, उनकी मार्केट जो है मजीद इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही है, तो वहां पे जब क्राइसिस वगैरह थोड़ी सी भी आती है तो वो उसको जो है ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इस इफेक्ट की वजह से लोग क्या कर लेते हैं, अपनी करेंसी को मूव कर देते हैं, दूसरी करेंसीज की तरफ चले जाते हैं और वो वहां पे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो आपकी करेंसी जो है यहाँ से मूव होना शुरू हो जाती है। सो लास्ट में आपके पास आ जाता है कि इसके बेसिस पे आपके पास जो है वो क्या करते हैं, सिंडिकेटेड लोन्स इशू करना शुरू कर देते हैं। सो कहता है कि सिंडिकेटेड लोन्स क्या है कि समटाइम अ बैंक is unwilling and unable to lend the amount needed by particular corporations or government agency, कि अब सिंगल बैंक तो जो है वो क्या करता है कि या जो है उसको लेंड नहीं कर सकते, इतने उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, या फिर वो विलिंग नहीं होता कि उसको पैसे दे दे। सो इस केस में क्या हो जाता है, कहता है कि syndicates of banks may be organized, each bank within the syndicate participate in the lending। फिर वो डिफरेंट किस्म के बैंक्स को जो है लेकर आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम मिलके क्या करते हैं इसकी नीड को फुलफिल करते हैं, तो वो जो है वो सिंडिकेटेड जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। सो अ लीड बैंक is responsible for negotiating terms with the borrower. Then the lead bank organizes a group of banks to underwrite the loans. The syndicate of banks is usually formed is about 6 weeks or less if the borrower is well known, because then the credit evaluation can be conducted more quickly। कि उनको पता होता है कि यार ये कंपनी जो है बड़ी वेल स्टैब्लिश है और ये बंदा जो है पैसे हमारे खाएगा नहीं, डुबोएगा नहीं, क्यों क्या। सो
वो क्या करते हैं कि वो 6 महीने तक वो जो उसके लिए हेड पे बंदा बैठा होता है, जो लीडिंग बैंक होता है, वो उसके लिए वो ट्रांज़ैक्शन करता है, उसकी जो है वो इवैल्यूएशन करता है और इसी के बेसिस पे फिर वो क्या करता है कि इवैल्यूएशन उसके लिए आसान हो जाती है और वो उनको लोन जो है वो ग्रांट करना शुरू कर देते हैं। अगर वो सारे बैंक एक साथ ही उसके साथ ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो डीलिंग नहीं हो पाती। तो एक जो है लीडिंग रोल प्ले करता है और वो उसके लिए वो सारी की सारी सिंडिकेशन करता है। सो बोरोवर क्या कर लेता है कि वो सिंडिकेटेड लोन जो है वो रिसीव कर लेता है। कहता है कि क्या हो जाता है कि रिसीव सिंडिकेटेड लोन इन वेरियस फी बिसाइड्स द इंटरेस्ट ऑन द लोन। Front end management fee are paid to cover the cost of organizing the syndicate and underwriting the loan. In addition, commitment fee of about 0.25 or 0.50% is charged annually on the unused portion of the available credit extended by the syndicate. फिर ये लोन जो है वो आम लोन की तरह नहीं होता क्योंकि ये डिफरेंट बैंक से इन्वॉल्व होता है और डिफरेंट किस्म की उसमें जो है फिर आपके ऊपर चार्जेस फीस वगैरह लगती है। तो एक फ्रंट एंड मैनेजमेंट हो जाता है, वो अपनी फीस चार्ज करते हैं जो अंडरराइटिंग कर रहे होते हैं, जो उसको लोन दे रहे होते हैं। दूसरा वो जो है जितना पोर्शन जो है वो एनुअली अनयूज पोर्शन पड़ा होगा उस पे वो क्या करेंगे, उससे फीस चार्ज करेंगे। So syndicate loans can be denominated in variety of currencies. The interest rate depends on the currency denominating the loan, the maturity of the loan, and the creditworthiness of the bond. कि फिर सिंडिकेटेड लोन जो है वो डिफरेंट करेंसी में भी होता है, सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको कहें कि डॉलर्स में हो गया या पाउंड्स में हो गया या यूरोस में होगा। वो डिफरेंट करेंसीज में आपके पास काम करेगा और उसकी मेच्योरिटी, उनकी जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस, वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड करेगी कि वो जो है वो जो बॉरोवर है वो कैसा है। अगर बॉरोवर जो है वो स्टैब्लिश है, वो जो है रिलायबल है, तो फिर उसके लिए जो है वो मेच्योरिटी इंक्रीज की जा सकती है। अगर वो रिलायबल नहीं है तो उसके लिए वो रिड्यूस रखेगा। So interest rates on the syndicated loans are commonly adjustable according to the movements in the interbank lending rates, and the adjustment may occur every 6 months in or every year. कि वो जो है फिर क्या करेगा, वहां के अकॉर्डिंगली जो इंटर बैंक लैंडिंग रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उसमें एडजस्टमेंट करेगा हर 6 महीने के बाद या साल बाद, कि वो जो उसको इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी। सो लास्ट में कहता है कि these syndicated loans not only reduce the default risk of a large loans to the degree of participation for each individual bank, but they can also add an extra incentive for the borrowers to repay the loan. ठीक है कि वो बोरोवर्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कि सिंडिकेटेड लोन जो है वो उसके लिए वो डिफॉल्ट रिस्क जो है वो लार्ज लोन की जो है वो कम करने के साथ साथ वो क्या करता है कि बोरोवर को भी बेनिफिट दे रहा है। ठीक है कि उनको भी फैसिलिटेट करता है, ये नहीं है कि उसके ऊपर सारे चार्जेस लगा दे, वो कहेगा यार मैंने फिर मांगे क्यों थे कि मुझे जो है 4-5 किस्म के जो है पैसे देने पड़ेंगे। सो कहता है कि इफ अ गवर्नमेंट डिफॉल्ट ऑन द लोन टू अ सिंडिकेट, word will quickly spread among banks and the government will likely to have difficulty obtaining future loans. Borrowers are therefore strongly encouraged to repay syndicate loan promptly. सो फिर यहाँ पे जो है ये फायदा हो जाता है। और एक जो है जो गवर्नमेंट होगी या जो एमएनसीज होगी उसके लिए नुकसान होगा कि अगर वो जो है वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं करता, ये बात सारे बैंक्स के अंदर फैल जाएगी। जैसी ये बात फैल जाएगी उसको फिर कहीं से भी लोन की फैसिलिटी फ्यूचर में नहीं मिलेगी। तो अगर वो चाहता है कि अपने गुडविल, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस और अपना इमेज मेंटेन रखे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट के साथ बाउंड रहना पड़ेगा और टाइमली पेमेंट्स करने पड़ेंगे। सो इसलिए कहता है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक्स, सिंडिकेटेड लोन्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉम्प्ट रिपेमेंट। तो सिंडिकेटेड लोन में फिर आपके रिपेमेंट्स जो है वो डिफॉल्ट रिस्क को कम कर देता है, क्योंकि वहां पे वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो डरती हैं इस बात से कि फ्यूचर में हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। फ्यूचर के सोच कर वो क्या करते हैं कि वो टाइमली पेमेंट्स करते हैं और इससे आपकी सिंडिकेटेड लोन्स की जो है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वहां पे उनको पेमेंट्स जो है वो आसानी से होंगे। सो ये जो है हमारे 3 मेजर चीजें आज हमने स्टडी की। फर्स्ट हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखा, देन हमने जो है क्या किया, मनी मार्केट को स्टडी किया, और फिर हमने जो है क्रेडिट मार्केट्स को देखा कि ये 3 बड़ी मार्केट जो हमारे पास प्रिवेल करती हैं और ये जो है बड़ी बिजनेसेस को, मल्टीनेशनल्स को और गवर्नमेंट एजेंसीज को फैसिलिटेट करती हैं। और इसमें से फिर वो डिपेंड करता है कि वो अपने किस नीड्स के अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेसेस को ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।